माइंडेटरी में आपको एक बार फिर वेलकम है। फर्ज करें आप 1930s में जर्मनी के एक आम शहरी हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। आपकी शादी की उम्र है, लेकिन आपके पास कोई जमा पूंजी नहीं। रियासत आपको गरीबों में गिन रही है और फिर एक दिन अचानक किसी जुर्म के बगैर पुलिस आपको पकड़ लेती है। आपको बताया जाता है कि आपको शादी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर आप शादी करना ही चाहें तो बांझ बनना होगा और अपने लिए कोई ऐसा ही पार्टनर भी ढूंढना होगा, क्योंकि आप गरीब हैं और अपने बच्चों को पालने की सलाहियत नहीं रखते। साथियों, कुछ ऐसा ही माहौल था 20वीं सदी के शुरू में मगरबी दुनिया का, जहां इंसानी नस्ल को इम्प्रूव करने के नाम पर चली थी एक खौफनाक तहरीक, यूजेनिक्स। एक नजरिया जो इंसानी नस्ल को बेहतर बनाने के नाम पर परवान चढ़ा, लेकिन कई मुल्कों को कैद खाने बना दिया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूजेनिक्स जैसा एक जाली साइंसी नजरिया कैसे लाखों जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। ये कहानी है जबर, जुल्म और मासूमों के कत्ल की। तो फिर देखते रहें माइंडेटरी। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका और यूरोप में सनती इनकलाब जोरों पर था। लाखों लोग अच्छे रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों में आ रहे थे। ये शहर, जहां पहले अमीर और रईस लोग सुकून की जिंदगी गुजारते थे, अब नित नए लोगों से भर रहे थे। शहरों का पहले से मौजूद ढांचा और सोशल स्ट्रक्चर बदल रहा था। आबादी के साथ बढ़ रहे थे क्राइम्स और बीमारियां। अमीर उमरा मुख्तलिफ रंग, नस्ल, समाजी हैसियत के लोगों को अपने लिए खतरा समझ रहे थे, क्योंकि अब उनके लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। तो ऐसे में एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट फ्रांसिस गाल्टन ने इस मसले का एक हल तजवीज़ किया कि जराइम और बीमारियों की वजह बनने वाले लोगों से इंसानी नस्ल को पाक करना, यानी यूजेनिक्स। गाल्टन का कहना था कि जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, माजूर लोगों और मुजरमों को बांझ करके आहिस्ता आहिस्ता इंसानी नस्ल को बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि माशरे से बीमारियां, गुर्बत और जराइम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो फ्रांसिस गाल्टन कौन था? फ्रांसिस गाल्टन 1822 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। उसके बारे में मशहूर है कि गाल्टन ने 2 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। इसे पॉलीमैथ भी कहा जाता है, यानी गाल्टन को हर मौजू की मालूमात थी। ज्योग्राफी, मैथ, साइकोलॉजी, मेटलर्जी, क्रिमिनोलॉजी वगैरह वगैरह। फिंगरप्रिंट रीडिंग में भी इसका किरदार अहम माना जाता है। गाल्टन ने 8000 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद शवाहिद से साबित किया था कि हर शख्स के फिंगरप्रिंट्स दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और गाल्टन ने यूजेनिक्स का नजरिया अखज किया था अपने ही कजन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। डार्विन की इस थ्योरी के 4 बुनियादी असूल हैं: वेरिएशन, हेरिडिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन। यानी कुदरती माहौल में सिर्फ वो जानदार जिंदा रहते हैं जिनमें जिंदा रहने की सलाहियत होती है। और यही नुक्ते यूजेनिक्स के बानी फ्रांसिस गाल्टन को क्लिक कर गए और फिर उसने शुरू की एक ऐसी तहरीक जिसे अब जाली साइंस कहकर मुस्तरद तो किया जा चुका है, लेकिन अपने अरूज में इस तहरीक ने बरतानिया के वजीर आज़म विंस्टन चर्चिल, अमरीकी सदर थियोडोर रूजवेल्ट, मशहूर सोशल वर्कर हेलन केलर और जाने माने ऑथर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लोगों की हिमायत हासिल की थी, क्योंकि ये सब लोग भी माशरती तौर पर कमज़ोर लोगों की पैदाइश कम करने के हामी थे। फ्रांसिस गाल्टन इंसानी नस्ल को कमज़ोर लोगों से पाक करना चाहता तो था, लेकिन इसके जहन में क्या खाका था? वीडियो के अगले हिस्से में देखें कि यूजेनिक्स तहरीक कहती क्या थी। साथियों, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि तमाम जानदार नेचुरल सिलेक्शन के असूलों पर चलते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर या पौधे। वही जानदार जिंदा रहता है जो किसी माहौल में जिंदा रहने के काबिल होता है, यानी उसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो जिंदा रहे। इसी से फ्रांसिस गाल्टन ने नतीजा अखज़ किया कि क्यों ना नेचुरल सिलेक्शन के अमल को इस्तेमाल करते हुए इंसानों की नस्ल को तब्दील किया जाए। यूजेनिक्स का लफ्ज़ गाल्टन ने यूनानी जुबान से लिया था, जिसका मतलब है पैदाइशी तौर पर लायक होना। यानी उसके ख्याल में हर इंसान की खूबियां और खामियां उसे वरासत से ही मिलती हैं। यानी मुजरम ने जुर्म करना माँ बाप से सीखा और रईस ने भी अमीर होने की फितरत माँ बाप से ली।
गाल्टन खास तौर पर सोसाइटी में जीनियस की कमी से फिक्रमंद था। उसका मानना था कि जहानत एक मौरूसी खसूसियत है और एलीट क्लास सबसे ज़्यादा ज़हीन और कामयाब लोगों से बनती है। इसलिए वो इस बात से परेशान था कि गरीबों की पैदाइश की शरह बहुत ज़्यादा है, जिससे सोसाइटी का स्ट्रक्चर मुतासिर हो रहा है। गाल्टन का कहना था कि नेचुरल सिलेक्शन जिस तरह नेचर में काम करता है, वैसे सोसाइटी में नहीं करता, क्योंकि लोग इस प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे हमेशा सिर्फ फिट लोग नहीं आते। इसलिए गाल्टन ने फैसला किया कि अब इंसानी नस्ल को बेहतर करने का वक्त है। यूं समझ लें कि गाल्टन के ख्याल में नेचर एक मशीन है जो पहले से मौजूद इंसानों की बुनियाद पर नए इंसान पैदा कर रही है। तो गाल्टन ने सोचा कि क्यों ना इस मशीन को बेहतर सलाहियतों वाले इंसान दिए जाए, ताकि आइंदा आने वाले इंसान आज से बेहतर हों। साथियों, ये मकसद हासिल करने के लिए गाल्टन ने कुछ असूल और तरीके तजवीज़ किए, और ये असूल इस मफरूज़े पर खड़े थे कि चंद खूबियां हैं जो हर इंसान चाहता है, जैसे जहानत, सेहत, अच्छा किरदार और सोशल स्किल्स। गाल्टन ने इन्हें डिज़ायरेबल ट्रेट्स कहा। और इसी तरह चंद खामियां यानी अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं जो कोई भी इंसान अपने या किसी के अंदर नहीं देखना चाहता, जैसे विरासती बीमारियां, नालायक होना, मुजरमाना सोच, जिस्मानी माजूरी और बदअखलाकी। गाल्टन का कहना था कि डिज़ायरेबल ट्रेट्स रखने वाले लोगों की आबादी बढ़ाकर और अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स रखने वालों की तादाद कम करके इंसानी नस्ल को बेहतर किया जा सकता है। और इसके लिए गाल्टन ने ख़ास तरीके तजवीज़ किए ताकि डिज़ायरेबल ट्रेट्स रखने वालों की तादाद ज़्यादा हो, जैसे डिज़ायरेबल ट्रेट्स रखने वालों की शादी करवाना। गाल्टन का कहना था कि हुकूमतों को चाहिए कि ऐसे लोगों की शादियों पर जोर दिया जाए जिनमें डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं, ताकि वो सेहतमंद और ज़हीन बच्चे पैदा करें। शादियों पर पाबंदी। गाल्टन ने अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स रखने वालों की शादी करने पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी। उसका कहना था कि ऐसे लोगों की शादी की हौसला शिकनी की जाए और इनके खिलाफ कवानीन बनाए जाएं, ताकि वो अपने जैसे बच्चे पैदा ना कर सकें। ज़बरदस्ती बांझ करना। यूजेनिक्स का बानी अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स रखने वालों को ज़बरदस्ती बांझ करने का हामी भी था, और इसका मकसद भी यही था कि ये लोग अपनी खामियां अगली नस्ल तक ना पहुंचा सकें। और दिलचस्प बात यह कि इसका ये आइडिया कई तरक्की याफ्ता मुल्कों में कई दहाइयों तक चलता रहा। जापान वो आखिरी मुल्क है जिसने ज़बरदस्ती बांझ बनाने के कवानीन 1996 में ख़त्म किए। और डिज़ायरेबल ट्रेट्स प्रमोट करना। गाल्टन का कहना था कि सोशल पॉलिसियों के ज़रिए डिज़ायरेबल ट्रेट्स रखने वालों की पैदाइश बढ़ाई जाए, इन्हें माली मराहत दी जाए, कौमी सतह पर इनकी तारीफ़ की जाए और मुख्तलिफ तरीक़ों से इन फैमिलीज़ को डिज़ायरेबल ट्रेट्स रखने वाले बच्चे पैदा करने पर सपोर्ट किया जाए। और फिर शऊर देना। गाल्टन लोगों को यूजेनिक्स का शऊर देने का भी कहता था, ताकि लोगों को सिलेक्टिव ब्रीडिंग के फ़ायदे का पता चले। यानी बुनियादी तौर पर गाल्टन ये चाहता था कि इंसानों के दरमियान अफजाइश नस्ल बिला रोक टोक होने की बजाय इसे कंट्रोल किया जाए। गाल्टन ने 1869 में अपनी किताब इमिनेंट जीनियस में ऐसा सिस्टम बनाने की बात की जो मेरिट पर फैमिलीज की रैंकिंग करे और हुकूमत अच्छी रैंकिंग वाले लोगों की शादी कराए, ताकि सेहतमंद बच्चे पैदा हो सकें। साथियों, यूजेनिक्स की कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह कि इन नज़रियों को बड़े बड़े लोगों ने कबूल भी किया और कई हुकूमतों ने इनके मुताबिक कानून भी बनाए। यूजेनिक्स के हामियों में सबसे बड़ा नाम बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल का था, जिसके ख्याल में यूजेनिक्स से क्राइम्स, जहनी बीमारियों और गुर्बत जैसे समाजी मसले कम किए जा सकते हैं। चर्चिल ने 1899 में अपने एक कज़न के नाम ख़त में लिखा था कि बरतानवी नस्ल की बेहतरी उनकी ज़िंदगी का मकसद है। इसके बाद 1910 में एक और ख़त में चर्चिल ने लिखा कि जहनी कमज़ोरों और पागलों की तादाद में गैर फितरी और तेज़ी से इजाफा और मतवाजन, मेहनती और आला तबकात में मुसलसल कमी एक कौमी और नस्ली मसला है। यानी बेहतरी के नाम पर इंसानों की ज़िंदगियों से खेलने पर चर्चिल को हमेशा से यकीन था और हमेशा ही रहा। बतौर होम सेक्रेटरी चर्चिल ने जहनी तौर पर कमज़ोर लोगों को कैद करने, इन्हें बांझ बनाने
और इन्हें सोसाइटी से दूर रखने के लिए पॉलिसियां बनाने पर भी जोर दिया था। इसी तरह साबिक अमरीकी सदर थियोडोर रूजवेल्ट भी यूजेनिक्स के हामी थे। उनके ख्याल में बेहतर नस्ल हासिल करने के लिए इंसानों की अफजाइश में मुदाखलत की जा सकती है, और इसके लिए वो चाहते थे कि मुआशरा नापसंदीदा अफराद को बच्चे पैदा करने की इजाज़त ना दे, क्योंकि उनके ख्याल में अमेरिका में यूजेनिक्स पॉलिसियों के तहत इकदाम ना किए गए तो ये अमेरिका के लिए नस्ली खुदकुशी के बराबर होगा। इसीलिए अमेरिका में ज़बरदस्ती बांझ करने का एक हुक्म चैलेंज किया गया, तो रूजवेल्ट के लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह हुक्म बरकरार रखा और अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि जो लोग अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की अहलियत नहीं रखते, मुआशरे को चाहिए कि इन्हें बच्चे पैदा ना करने दें। यही वजह थी कि रूजवेल्ट के दौर में अमरीकी रियासतों में ज़बरदस्ती बांझपन और ख़ास अफराद की शादियों पर पाबंदी के कानून बनने लगे। अमेरिकन यूजेनिक्स सोसाइटी के नाम से तंजीम ने खुलकर अवाम में यूजेनिक्स की इम्तियाजी फिलॉसफी का प्रचार किया। साथियों, अमेरिका की 32 रियासतों में यूजेनिक्स कवानीन नाफिज रहे। सबसे पहला कानून 1907 में कैलिफोर्निया स्टेट में नाफिज हुआ। 1932 तक इन कवानीन पर बाकायदगी से अमल होता रहा, जिसके दौरान अमेरिका की जेनेटिक क्वालिटी बेहतर बनाने के नाम पर 60,000 लोगों को ज़बरदस्ती बांझ बनाया गया। इसके बाद ये कवानीन 1980 और 90 की दहाई तक भी मौजूद रहे। अमरीकी इंतज़ामिया को यूजेनिक्स फिलॉसफी पर इतना यकीन था कि कैलिफोर्निया स्टेट में ज़बरदस्ती बांझ बनाने की प्रैक्टिस 80 की दहाई तक चलती रही, और 32 में से 8 रियासतें ऐसी भी थीं जहां अनफिट करार दिए जाने वालों को शादी से रोक दिया जाता था या इन्हें किसी जुर्म के बगैर कैद कर दिया जाता था, ताकि वो बच्चे पैदा करके अमरीकी नस्ल के जीन्स खराब ना करें। और अमेरिका से जर्मनी की तरफ देखें तो वहां यूजेनिक्स कवानीन की हालत इससे भी बदतर थी। यूजेनिक्स असूलों के तहत इंसानी नस्ल की बेहतरी और जर्मनी को अनफिट लोगों से पाक करने के लिए वहशियाना कवानीन बने, जिनके तहत मजालिम के पहाड़ ढाए गए। 1933 में हिटलर इक़्तिदार में आया तो जर्मनी ने यूजेनिक्स कवानीन लागू करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। उसी साल लॉ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिजीज ऑफ स्प्रिंग पास किया गया, जिसके तहत जहनी और जिस्मानी माजूरों और वरासती बीमारियां रखने वालों को ज़बरदस्ती बांझ बनाने की इजाज़त दे दी गई। 1945 में दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने तक इस मुहिम में 4 लाख अफराद को उनकी मर्जी के बगैर बांझ कर दिया गया। इसी तरह 1935 में मैरिटल हाइजीन लॉ के तहत करार दिया गया कि जहनी और जिस्मानी माजूरों और वरासती बीमारियां रखने वालों जैसे अनफिट लोगों के साथ शादी नहीं हो सकेगी। और फिर ये तो कुछ भी नहीं, जर्मनी ने अपने जीन्स की सफाई के नाम पर हॉलोकॉस्ट जैसी वहशियाना कैंपेन चलाई, एक्टिवन T4 के नाम से। साथियों, इस मुहिम के तहत पूरे जर्मनी में हॉलोकॉस्ट की तर्ज पर यूथेनेसिया प्रोग्राम चलाए गए और इनका निशाना थे जिस्मानी और जहनी माजूर अफराद। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी से मिलने वाले रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1939 से 1945 के दौरान 2.25 से 3 लाख अफराद को कत्ल किया गया, और ये सब लोग जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और मौजूदा चेक रिपब्लिक के नफ्सियाती हस्पतालों में जेर इलाज थे। यानी हिटलर के हुक्म से लाखों जहनी माजूर अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, ताकि यूजेनिक्स असूलों पर जर्मन नस्ल को अनफिट लोगों से पाक किया जाए। और इस जुर्म में उस वक्त की चर्च अथॉरिटीज भी शामिल थीं। ये कत्लेआम ही नहीं, हॉलोकॉस्ट को भी यूजेनिक्स नजरियात से मुतासिर कहा जाता है, क्योंकि यहूदियों की नस्ल कुशी के पीछे हिटलर का मकसद एक खालिस आर्यन नस्ल हासिल करना था। साथियों, अमेरिका और जर्मनी के अलावा स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और कनाडा में भी यूजेनिक कवानीन कई दहाइयों तक नाफिज रहे, जिनके तहत अनडिज़ायरेबल ट्रेड्स रखने वालों की नस्ल का खात्मा बुनियादी मकसद था, ताकि आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल सिलेक्शन की मशीन को डिज़ायरेबल ट्रेड्स रखने वाले लोग मुयस्सर आएँ। साथियों, आज जब यूजेनिक्स नज़रियात इंसानियत का डार्क माजी बनकर रह गए हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कौन से साइंसी और सियासी नज़रियात बेचे जा रहे हैं। क्या वो नज़रियात बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुताबिक हैं या उनके खिलाफ?
इन असूलों के खिलाफ नज़रियात को फ़ौरन मुस्तरद करके ही दोबारा यूजेनिक्स जैसी तारीख दोहराने से बचा जा सकता है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए फॉलो करें माइंडेटरी।